सीलिएक डिजीज या ग्लूटेन एलर्जी जो कि मूलतः गेहूं और गेहूं में उपस्थित पदार्थ ग्लूटेन के प्रति एलर्जिक रिएक्शन है, एक अत्यधिक महत्वपूर्ण रोग के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। और इस रोग के कारण बच्चों के विकास, शारीरिक और मानसिक पर अत्यधिक प्रभाव होता है। इसका समय पर जान पाना अत्यधिक आवश्यक है और ऐसा ना होने पर उनके जीवन पर अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ता है। आज से 10 वर्ष पहले इस रोग के बारे में जानकारी बहुत कम थी और बहुत कम बच्चे इस बीमारी से ग्रसित पाए जाते थे। पर अब इस बीमारी की जागरूकता बढ़ने के साथ हम लोग सही समय पर उचित संख्या में बच्चों को जान रहे हैं और उपचार द्वारा उनमें लाभ प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग क्यों करें चिंता सीलिएक डिजीज या गेहूं के एलर्जी की? तो उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण ये 17 वर्ष का लड़का था जो मैंने आज से करीब 5-6 साल पहले देखा था, जो हमारे पास हाइट ना बढ़ने के कारण, ग्रोथ ना होने की वजह से आया था। उस समय 17 साल पर उसकी लंबाई सिर्फ 140 सेंटीमीटर थी, जबकि उसके परिवार की लंबाई में कोई कमी नहीं थी। हड्डियां मिल चुकी थी, जो कि 17 वर्ष की उम्र के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और ज्यादातर बच्चे जो हम लोगों के पास आते हैं विकास की समस्याओं को लेकर के, उनकी हड्डियां उस समय तक मिल चुकी होती हैं। इस केस में जो दुखद घटना थी कि उसको खून की काफी कमी थी और कई डॉक्टर्स के पास वो समय के साथ गया था और उस खून की कमी के लिए उसे कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन और खून चढ़ाने की जरूरत भी पड़ी थी। और ऐसी परिस्थितियों में जब बच्चा हमारे पास आया जिसका विकास नहीं हो रहा है, हाइट और वेट बहुत कम है और खून की कमी है, तो पहली चीज जो हम लोग सोचते हैं कि वो सीलिएक डिजीज या वीट एलर्जी हो सकती है, जिसका कि पता लगा। दुर्भाग्यवश इस बीमारी की वजह से जो बार बार उन्हें खून चढ़ाने की आवश्यकता हुई, उसकी वजह से बच्चे को एचआईवी एड्स ग्रसित हो गया। तो एक ऐसी बीमारी जो सिर्फ गेहूं की एलर्जी से शुरू हुई थी, जिसकी वजह से शरीर का विकास रुका हुआ था और खून की कमी हो रही थी, और जिसमें समय रहते यदि गेहूं की चीजों को मात्र बंद कर दिया जाता तो जीवन पर एक अप्रत्याशित प्रभाव पड़ता, एचआईवी पॉजिटिव जैसी दुखद त्रासदी में परिवर्तित हो गई। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ बच्चों के शारीरिक या मानसिक विकास की बात नहीं कर रहे, हम एक ऐसे रोग की बात कर रहे हैं जो पूरे जीवन को खराब कर सकता है। इसलिए समय रहते उसका पता लगाना आवश्यक है। अब इसमें लोग ये प्रश्न उठाएंगे कि यहाँ पर त्रुटि कहाँ हुई। त्रुटि इसलिए हुई कि वो लड़का 10 साल तक किसी डॉक्टर को दिखाने नहीं गया। जब वो 10 वर्ष पे डॉक्टर को दिखाने गया तो उन्होंने खून की कमी तो देखी, पर उसमें सीलियाक होने की संभावना को व्यक्त नहीं किया गया और उसके बाद उसके अनुसार टेस्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से उसे खून चढ़ा दिया गया जिससे कि खून की कमी पूरी हो जाए। यहाँ मुख्य मुद्दा जागरूकता का है, अवेयरनेस का है, ना कि एफोर्डेबिलिटी का या हमारे पास उतना धन या रिसोर्सेज है उसका नहीं है। ज्यादातर स्वास्थ्य के बारे में लोगों की धारणा यह होती है कि मुख्य समस्या भारत में स्वास्थ्य की पैसे की है या रिसोर्सेस की है। यह बिल्कुल गलत है। ज्यादातर रोगों में, और ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, समस्या जागरूकता की है, ना कि एफोर्डेबिलिटी या रिसोर्सेस की। इस परिस्थिति में यदि विचार किया जाए और अगर 10 वर्ष की उम्र में जब वो डॉक्टर के पास गया जो कि लेट था, यदि अवेयरनेस होती तो उस स्थिति में उसकी जांच कराई जाती। टीटीजी के टेस्ट का जो खर्चा है वो करीब 600 रुपए का होता है और एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कम से कम 6 से 8 हजार रुपए खर्च होते हैं। तो यहाँ मुद्दा पैसे का नहीं है, रिसोर्सेस का नहीं है, बल्कि मुद्दा जागरूकता का है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि इस बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा की जाए और इसी दिशा में हम लोगों ने सीलियक सोसाइटी की स्थापना करी थी, जिससे कि इस तरह के बच्चों की घटनाएं, जो त्रासद घटनाएं हैं, उनकी पुनरावृत्ति ना हो। तो क्या है सीलियक डिजीज? सीलियक डिजीज मूलतः एक तरह की ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून का मतलब एक ऐसा रोग जो कि खुद ही शरीर को प्रभावित करता है। जैसे हमारे देश में हमें बचाने के लिए आर्मी होती है, फोर्सेस होती हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, जो कि दुश्मनों से हमारा रक्षा करती हैं। पर कभी कभार गलती से अगर गोलियां अपने लोगों में भी लग सकती है, जिसको हम लोग फ्रेंडली फायर कहते हैं। उसी तरह से हमारे शरीर की आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो कि हमें इन्फेक्शन से और बाहर की चीजों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। पर यदि किसी त्रुटि के कारण वही इम्यून सिस्टम शरीर के अंगों के बारे में काम करने लगे तो उसका दुष्प्रभाव हो सकता है। बहुत सारे रोग ऑटो इम्यून होते हैं, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम,
डायबिटीज की प्रॉब्लम, गठिया की प्रॉब्लम और उसी तरह से सीलियक डिजीज भी एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होती है, जिसमें विशेषता ये होती है कि इसके साथ एलर्जी जुड़ी होती है एक पदार्थ जिसको ग्लूटेन कहते हैं, जो मूलतः व्हीट या गेहूं में पाया जाता है। जौ और ज्वार में भी कुछ मात्रा में उसे देखा जाता है। इस एलर्जी के कारण हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनने लगती हैं, एक ऐसे पदार्थ बनने लगते हैं जो शरीर के खुद ही आंतों को डैमेज करने लगते हैं। और इस डैमेज के चलते जो आंतें हमारी एक बहुत बड़ा एरिया प्रदान करती हैं खाने को पचाने के लिए, उसमें कई सारे विलाई होते हैं जो कि एक छोटे से एरिया में बहुत सारे एरिया प्रदान करते हैं पचाने का, वो चपटे हो जाते हैं। जब आंतें चपटी हो जाती हैं तो वहां से खाना पचना मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम देखें कि किस तरह से नॉर्मल स्थिति में आंतों में इस तरह की चीजें बन रही होती हैं जिससे बहुत एरिया होता है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, जिसका शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। 200 में से एक भारतीय बच्चे को गेहूं की एलर्जी की समस्या है, और अगर हम इसको सोचें तो बहुत सारे बच्चों में इस बीमारी का पता नहीं चलता। आज की तारीख में हजारों बच्चों में बीमारी का पता चल चुका है, पर हमारा जो हम लोगों का अनुमान है कि इससे कई गुना बच्चे हैं जिन्हें इन बीमारियों का पता नहीं चल सकता है। सीलियक डिजीज सिर्फ बच्चों की बीमारी नहीं है, बड़ों में भी ये कई समस्याओं के साथ प्रस्तुत कर सकती है और उपयुक्त स्थिति में उन्हें भी समझने की आवश्यकता होती है। तो अगर हम उदाहरणतः देखें कि किस तरह से आंतों की समस्या की वजह से शरीर के हर अंग पर प्रभाव पड़ सकता है, तो आंतों से ही हमारे सारा खाना और सारे महत्वपूर्ण तत्व चाहे कैल्शियम, प्रोटीन, जिंक और आयरन शरीर में पहुंचते हैं, जो शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो शरीर को बनाने का काम करते हैं। जैसे जैसे आंतें सिकुड़ती जाती हैं वैसे वैसे हमारे शरीर से पचने वाला और पहुंचने वाले खाने की मात्रा कम होती जाती है, जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी से हड्डियों में कमजोरी या रिकेट्स हो जाता है। प्रोटीन की कमी से बच्चे का शारीरिक विकास रुक जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट या प्यूबर्टल चेंजेस जो किशोरावस्था के साथ होने चाहिए उनमें देर हो जाती है। और आयरन की कमी से हमने पहले केस में उदाहरण देखा है कि किस तरह से खून की इतनी कमी हो जाती है कि स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। तो सीलियक डिजीज मूलतः ऐसी स्थिति हम मान सकते हैं कि अगर हम किसी बच्चे को खाना ना दें तो खाने की कमी के बाद जाहिर सी है कि शरीर के हर अंग पर मानसिक, शारीरिक और किशोरावस्था संबंधित विकास पूरी तरह से ठप हो जाएगा। हड्डियां, दिमाग और हर भाग कमजोर होता जाएगा और शरीर पर उसका अत्यधिक दुष्प्रभाव होगा। तो सीलियक डिजीज सर से लेकर के पैर तक हर अंग को प्रभावित करती है। इसमें चाहे हमारे पेट में दर्द होना, दस्त होना, उल्टी होना, ये एक कॉमन मैनिफेस्टेशंस आज से कुछ साल पहले माने जाते थे, पर अब जाना जाता है कि जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को सीलियक डिजीज के ये पेट से संबंधित समस्याएं हों। तो अगर किसी बच्चे का शारीरिक विकास नहीं हो रहा है, खून की कमी हो रही है, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, लड़कियों और लड़कों में शारीरिक विकास या किशोरावस्था देर से हो रही है, पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में हमें सीलियक डिजीज के बारे में सोचना अत्यधिक आवश्यक है। और ऐसी परिस्थितियां जो हम लोग देखते हैं कि बच्चों के पेट फूले हुए हैं, विकास नहीं हो रहा, ये पहले की समस्याएं थी और हम नहीं चाहते कि हम इस स्थिति में आए कि आज भी कई बच्चे हम लोगों के पास आते हैं जो कि 14 वर्ष की आयु में आ रहे हैं और उनकी हाइट 5-6 साल के बराबर है। ऐसी स्थितियों में बीमारी का पता लगाने पर बहुत प्रभाव पड़ेगा और लाभ मिलेगा, पर हम लोगों ने बहुत समय व्यर्थ कर दिया है और उतना उपयुक्त प्रभाव शायद ना मिल सके। इसलिए लक्षणों पर जाना बहुत आवश्यक है, और इस बीमारी के लिए चूंकि एक ऐसी बीमारी है जिसका बहुत अच्छा और प्रभावकारी उपचार हमारे पास बहुत कम रिसोर्सेज के साथ उपलब्ध है, इसलिए इसे कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। तो अगर हमें शक है कि किसी बच्चे को सीलियक डिजीज या गेहूं की एलर्जी की बीमारी है तो हम लोग उसे कंफर्म कैसे करें? उसके लिए एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जो करीब 90% केसेस में बता देता है कि इस बच्चे को सीलियक डिजीज है, जिसे हम टीटीजी कहते हैं। इसका जो मुख्य रोल है वो डायग्नोसिस करने के लिए है, और इसके अलावा आगे चल करके बच्चा का नियंत्रण कैसा चल रहा है बीमारी का उसके बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। ये याद रखने की जरूरत है कि 5 से 10% बच्चों में टीटीजी पॉजिटिव होने के बाद भी सीलियक डिजीज नहीं होती है, यानी ये फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है। और इसको जानना बहुत आवश्यक है
क्योंकि जब हम सीलियक डिजीज को डायग्नोज कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि लंबे समय तक, यानी अधिकतर जीवन पर्यंत गेहूं, जौ, ज्वार और इन चीजों को हमें रोकना पड़ेगा, जो कहना बहुत आसान है पर उसे कर पाना मुश्किल होता है। तो इसे शत प्रतिशत कंफर्म करने के लिए हम लोगों को एक एंडोस्कोपी की प्रक्रिया होती है, जिसके की माध्यम से हम लोग बच्चे की खाने की नली डालते हैं और उस नली के आधार पर बायोप्सी करके कंफर्म करते हैं कि ये बीमारी हमारे समक्ष किस तौर पे उपस्थित हो रही है। ये सीलियक डिजीज को कंफर्म करते हैं। तो हर बच्चे को जिसका टीटीजी पॉजिटिव है, एंडोस्कोपिक बायोप्सी करना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके अभाव में हम शत प्रतिशत तौर पर ये नहीं कह सकते कि बच्चे को ये बीमारी है या नहीं है, और है तो कब तक इसमें गेहूं की चीजों को रोकने की आवश्यकता होगी। इस बीमारी का इलाज बहुत ही साधारण है। जिस चीज से हमें एलर्जी है, यानी ग्लूटेन पदार्थ को हमें पूरी तरह से रोकना होगा। और जैसे ही हम इसको रोकते हैं, आंतों में रुकावट जो है, जो उसका फ्लैट होना, चपटा होना बेटर होता है, वो रिकवर होने लगती है, आंतें बेहतर होती हैं, तो खाना पचेगा, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन सब बढ़ने लगेगा और हड्डियां, हाइट, वेट, शारीरिक विकास सभी तेज गति से बढ़ता है। ये समझना आवश्यक है कि हम लोग बात कर रहे हैं एलर्जी से ज्यादा इंटॉलरेंस की, यानी ऐसी परिस्थिति में ग्लूटेन किसी भी तरीके से और किसी भी मात्रा में शरीर में पहुंचेगा तो नुकसान कर सकता है। एक बहुत भ्रांति होती है कि हम थोड़ा बहुत अगर खा लेते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शुरुआती स्थिति में जब बच्चा बहुत ज्यादा वीट को एक्सपोज हो रहा है तो शरीर को थोड़ी आदत पड़ जाती है, कुछ हद तक उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। पर अगर हमने गेहूं की सारी चीजों को रोक दिया है और उसके बाद फिर से थोड़ी मात्रा में लिया, तो शरीर में तुरंत रिएक्शन हो सकता है, जिसे सीलियक क्राइसिस भी कहते हैं। तो ये ध्यान देना जरूरी है कि जब हम बंद करने की बात कर रहे हैं तो हमें पूरी तरह से लंबे समय तक बंद करना है। तो अब ग्लूटेन फ्री होता क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वीट, बार्ले और राय, इन चीजों को हमें अवॉइड करना है, क्योंकि इन सब में ग्लूटेन का पदार्थ होता है। इसी से सभी तरह की ब्रेड्स, बिस्किट्स और बहुत सारे पदार्थ बनते हैं। तो एक मूलभूत जो सुझाव हम लोग देते हैं वो ये होता है कि किसी भी पदार्थ में जब तक ग्लूटेन फ्री नहीं लिखा है, तब तक उसे सीलियक के रोगी को नहीं लेना चाहिए। वीट फ्री लिखना मात्र सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अगर कुछ कण भी ग्लूटेन की किसी अन्य पद्धति से पहुंच गए तो वो नुकसान कर सकते हैं। तो क्या एक बड़ी समस्या है? नहीं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो हम लोग बहुत आसानी से ले सकते हैं। जैसे दूध और उससे जुड़े हुए जितनी भी चीजें हैं, दूध, दही, पनीर, इसमें कोई समस्या नहीं है। सब्जियों में कोई समस्या नहीं है, फलों में कोई समस्या नहीं है। हमारे कल्चर में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कि गेहूं के बिना हम लोग रोटी के तौर पे खाते हैं, चाहे वो कुट्टू का आटा हो या मक्के की रोटी हो, या अब कई सारे ऐसे आटे उपलब्ध होने लगे हैं जो कि गेहूं के बिना बनते हैं। तो उन सभी चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। चावल, अंडे या नॉन वेज चीजों में किसी तरह की कोई रोक नहीं है। तो इसको हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे को गेहूं की चीजों को रोकने के लिए बोला गया है तो वो उसके लिए एक सजा है। उसको गेहूं की चीजें देना उसके लिए एक सजा है, क्योंकि वो उसके लिए जहर है। मान लीजिए कि हमें मालूम है कि ये चीज हम खाएंगे तो हमारा पूरा शरीर खराब हो जाएगा, तो हम उसको बंद करना चाहेंगे। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें हाय इस बच्चे को क्यों बंद किया जा रहा है। बहुत सारी बीमारियां होती हैं बच्चों में जो कि कठिन होती हैं, जटिल होती हैं और उनका ट्रीटमेंट मुश्किल होता है, महंगा होता है। हमारे पास बच्चे होते हैं जिनको डायबिटीज की समस्या होती है। उन्हें जीवन भर दिन में 4 इंजेक्शन इंसुलिन के लगाने पड़ते हैं। खान पान में कंट्रोल करना पड़ता है, फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है, फिर भी शुगर कम ज्यादा होता रहता है। उसकी तुलना में अगर हम सीलियक डिजीज की बात करें तो आपको कोई इंजेक्शन नहीं लगाना है, जिसकी कोई खर्च नहीं है, शुगर नापने की जरूरत नहीं है, शुगर कम नहीं होती, ज्यादा नहीं होती, एक स्थिर अवस्था में रहती है, बच्चा स्टेबल है। आपको सिर्फ और सिर्फ उसके खान पान में बदलाव करना है। ये मत सोचिए कि हमारे बच्चे की चीजें बंद हो गई। ये सोचिए कि हमारा बच्चा एक बहुत बुरी स्थिति में था, अब वो आगे बढ़ने की स्थिति में है और बच्चा सब कुछ अचीव कर सकता है जो वो जीवन में करना चाहता था। तो इसे एक पॉजिटिव डायग्नोसिस के तौर पे जब तक हम लोग नहीं लेंगे और इसे बोझ के तौर पे मानेंगे, ये समस्या बनी रहेगी।
ये बोझ मानसिक स्तर पे है, शारीरिक स्तर पर बिल्कुल भी नहीं है। और हम लोग दिखाएंगे कि किस तरह से सिर्फ खान पान के बदलाव से बच्चों में एक जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। तो क्या चीजें हमें इन बच्चों को देनी चाहिए? तो निश्चित तौर पे हमें फल जैसे सभी बच्चों को देना चाहिए, सब्जियां अच्छी मात्रा में देनी चाहिए, दूध के पदार्थ कम से कम 2 से 3 ग्लास, क्योंकि इन बच्चों में कैल्शियम और हड्डियों की कमजोरी बहुत ज्यादा होती है, उनका ध्यान देना चाहिए, इन पदार्थों को देना है। यहां ये याद रखना बहुत आवश्यक है कि जरा भी मात्रा में ग्लूटेन जाना शरीर के लिए हानिकारक है। तो कई बार होता है कि स्कूल्स में बच्चे गए और वहां पे उन्होंने टिफिन शेयर कर लिया, उसके भी अपने नुकसान हो सकते हैं, उसे बिल्कुल अवॉइड करने की जरूरत है। अलग अगर हम अपने घर में खाना बना रहे हैं, अलग तरह का आटा बना रहे हैं, बेसन का आटा बना रहे हैं, तो वो सब चीजें एक अलग तरीके से एक अलग इक्विपमेंट को रखते हुए करनी चाहिए। जहां पर अगर रोटी या कुछ बनाई गई है तो उसको अगर हम इस्तेमाल करेंगे, चकला बेलन इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। खाने को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। और आज की तारीख में अगर हम 100% कंफर्म्ड है कि ये सीलिएक डिजीज है, तो उस स्थिति में जीवन पर्यंत ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। भारत में तो सीलिएक डिजीज के बारे में जागरूकता बहुत कम है, पर विदेशों में इसके बारे में जानकारी काफी हद तक उपलब्ध है। और पूरे के पूरे सुपरमार्केट के स्टॉल्स होते हैं जहां ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स मिलने लगे हैं, और रेस्टोरेंट्स में मेन्यू होता है। भारत में जागरूकता बढ़ रही है, पर हम लोग जितनी जागरूकता को बढ़ाएंगे उतना ही बच्चों के लिए आगे होगा। यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि ग्लूटेन फ्री सिर्फ सीलिएक डिजीज के बच्चों के लिए लाभदायक है, ये सभी के लिए नहीं है। भारत में एक तरह का ट्रेंड होता है कि हम किसी चीज को पहले बिल्कुल मानते नहीं हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, उसके बाद उसको एक फैशन के तौर पे लेते हैं और हर आदमी ग्लूटेन फ्री पे जाता है। और इसका एक बहुत बड़ा कार्टून ये बनाया हुआ है कि एक चिड़िया यहाँ पर बैठी हुई है और उसको ये आंटी जी कुछ चीजें खाने के लिए दे रही हैं, तो वो सवाल पूछ रही है कि ये ग्लूटेन फ्री है कि नहीं है। मतलब जागरूकता होनी चाहिए, पर इस स्तर पे नहीं कि हम लोग किसी भी चीज की अतिशयोक्ति के स्तर तक पहुंच जाए। किन चीजों का हमें ध्यान देना चाहिए? और निश्चित तौर पर इसमें बच्चों के शारीरिक विकास का, उनके किशोरावस्था में प्रोग्रेशन का और हड्डियों की मजबूती का जांच होना बहुत आवश्यक है। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि अगर बच्चा और पेरेंट्स ध्यान दें खान पान पर, तो हम लिख कर दे सकते हैं कि बच्चे में एक जमीन आसमान का फर्क आता है। और हम लोगों ने अपने 110 बच्चे जो 1 साल से ऊपर फॉलोअप में थे, जब उनका अध्ययन किया, तो पाया कि उनकी हाइट बढ़ने की रफ्तार 6 गुना बढ़ गई और उनकी हड्डियों की मजबूती, जबकि लगभग 30% बच्चे थे जिनकी हड्डियां बहुत कमजोर थीं, करीब 1 साल के बाद हम लोगों ने देखा तो वो संख्या सिर्फ 8% हो गई। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ना आपको कोई इंजेक्शन लगाना पड़ रहा है, ना कोई महंगी दवाई है, ना किसी चीज की मॉनिटरिंग करनी है, सिर्फ और सिर्फ खान पान में बदलाव करना है और जमीन आसमान का अंतर दिख जाता है। तो सीलिएक डिजीज के बारे में आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, पर थोड़ी मेहनत से ही प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ हमें ध्यान देना है कि शरीर में विटामिन डी की कमी ना हो, तो धूप में बच्चे खेलें, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स रेगुलर लें। कैल्शियम की मात्रा बहुत आवश्यक है, क्योंकि हड्डियां अगर कई गुना की रफ्तार में बढ़ रही हैं तो हमें कैल्शियम ज्यादा चाहिए। और आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए, इनको रेगुलर देते रहना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि बहुत सारे लोग हैं और इनको हम लोग जानते ही हैं कि जोकोविच, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं, वो पूरी तरह से ग्लूटेन फ्री डाइट पर है। तो ग्लूटेन फ्री डाइट से शरीर में किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती है और बच्चे के विकास में किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। हर बार जब बच्चे हमारे पास आते हैं इस समस्या को लेकर के कि वीट एलर्जी है, और साल भर बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद यही सवाल हर बार आता है कि कब हम इसको गेहूं खिला सकते हैं। इस दिशा में कुछ काम किया जा रहा है, कुछ ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं की फसलें बनाई जा रही हैं जिनमें कि ग्लूटेन नहीं हो, तो शायद कुछ वर्षों में ये चीजें मिलें। इसके अलावा कुछ ऐसे पदार्थ भी बनाए जा रहे हैं जो एंजाइम के तौर पे होंगे कि जब हम गेहूं की चीजें लें तो उस टैबलेट को भी साथ में ले लें, तो जिससे कि ग्लूटेन को वो पचा देगा वहीं पर और हमारे शरीर में वो प्रवेश नहीं करेगा। पर यह सब अभी शोध का विषय है। आज की तारीख में पूरे विश्व में
सीलियक डिजीज का एकमात्र उपचार गेहूं और उससे बनी हुई और ग्लूटेन रखने वाली चीजों को रोक करना है, और इसलिए हमें इन चीजों के बारे में जब ये चीजें सामने आएंगी तब उन्हें करना है। अदरवाइज हमें कोई शोध या एक्सपेरिमेंट के तौर पर बच्चों को इन चीजों की तरफ नहीं बढ़ाना है। सीलियक डिजीज से संबंधित रिसोर्सेज को जानने और नई जानकारी को पढ़ने के लिए आप हमारे सीलियक वर्ड पेज को लाइक कर सकते हैं, जहां पर इसके बारे में कई सारी जानकारियां प्रदान की गई हैं। इसके अलावा आप YouTube पर ग्रो इंडिया के सीलियक डिजीज के वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें और डिटेल में और बच्चों के अनुभव के साथ इस बीमारी के बारे में बताया गया है। धन्यवाद।